हेलो बच्चों, हेलो, वेलकम टू डाउट नट पर आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? आ जाइए, आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आज इस ऐतिहासिक दिन पर। हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग मिश्रा जी, हेलो दिलीप, हेलो अंकिता, हेलो अंजलि, शिवम, भरत, शिल्पी, अंकिता जी, हेलो अनीत, आ जाइए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हेलो जया, हेलो बनीता, हेलो भरत मिश्रा, विकास भार्गव, यस सदाकत, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सभी? हाँ जी बिल्कुल, चंद्रयान मिशन अपना सक्सेसफुल हो चुका है। ओके, हेलो, विकास भार्गव, काजल, महक राजपूत, बहुत अच्छा फील हो रहा है। सुमित कश्यप, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छा है यार, देश के गर्व की बात है ये तो। हेलो प्रभात, हेलो मंताशा, और आज ही बैच 1 और बैच 2 का भी विलय हो रहा है, ठीक है, इस उपलक्ष्य में। हाँ जी, हाँ भाई, अब दोनों बैच एक साथ आ चुके हैं, आरंभ बैच 1, आरंभ बैच 2, ठीक। ओके, बैच 1 का भी बैच 2 के साथ आज विलय हो चुका है कंप्लीटली। हेलो सिमरन, हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग विक्रम, हेलो नागेंद्र, हेलो जी नागेंद्र जी, गुड इवनिंग, हेलो L14 बेटा अरविंद शर्मा, ओके, आ जाइए। हेलो धर्मेंद्र साहनी, बिल्कुल बेटा, हाँ चंद्रयान उतर गया है। ओके, हाँ जी बेटा सत्यम प्रजापति, ओके, हेलो धर्मेंद्र, हेलो पवन, कैसे हो आप? हितिक्षा, हेलो, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं ड्रॉपर हूं। यार अगर आप ड्रॉपर हो, आपने कुछ नहीं किया है तो बेटा फिर हैप्पी बर्थडे बेटा कृष्णा। ओके, आ जाइए। ओके, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाँ बिल्कुल भाई, रक्षाबंधन आने वाला है, ठीक है, तो चंदा मामा को राखी भेजी गएगी धरती की तरफ से। हाँ जी, ओके, जय हिंद बेटा, जय हिंद, आ जाओ भैया, आ जाओ। ओके, गुड इवनिंग, आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। और जरा देखो ध्यान से, आज हम क्या करने वाले बेटा? आज हम बात करने वाले यहाँ पर लेक्चर नंबर 14 के बारे में, ठीक है। तो जरा देखो ध्यान से, 2 बजे बेटा आज क्लास नहीं थी पूनम, ओके, हाँ जी, ओके। अब जरा सारी चीजों को बढ़िया से क्लियर करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, सारी बातें यहाँ पर समझते हैं, अच्छे से क्लियर करते हैं। हाँ, प्रिय रक्षाबंधन, हाँ बिल्कुल बेटा, ओके, हाँ जी। पालीवाल सर कहते हैं ब्लॉक कर देंगे। भाई अगर तू बार बार डिस्टर्ब करेगा तो ब्लॉक तो कर ही देंगे ना यार, मतलब पढ़ाई करने आए तो पढ़ाई करो यार, उसमें क्या दिक्कत है? मैं नहीं करता कि फिर तुम्हारे कमेंट हाइड, इसलिए तो करता हूँ ना, क्योंकि मैं कमेंट हाइड इस वजह से तो करता हूँ ना बेटा कि आप बड़ा कंटिन्यूअसली कमेंट करे जाते हो, क्लास का फ्लो बिगड़ता है, मेन रीजन वो है ना। हाँ जी, आप लेक्चर नंबर बेटा 14 ही डालें, लेक्चर नंबर 14 ही डालें बेटा। हेलो, ओके, आप लेक्चर नंबर 14 ही डालें बेटा। ठाकुर साहब बेटा पिछले लेक्चर में आया था क्या तू? ओके, हाँ जी, सब लेक्चर नंबर 14 ही डालेंगे, बैच 1 वाले भी और बैच 2 वाले भी बेटा, क्योंकि दोनों एक तरफ से बिल्कुल सही रूट पर हैं, एकदम बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। हाँ जी, तो अब हम क्या बात करेंगे आज के लेक्चर में बेटा? हम पढ़ने वाले हैं, आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं हम आयनिक बंध, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं आयनिक बॉन्ड, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं आयनिक बॉन्ड। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही मजेदार टॉपिक है, बहुत ही एकदम शानदार टॉपिक है, दोनों को बढ़िया समझ में आएगा, एकदम मस्त तगड़ा हो जाएगा टॉपिक। अब जरा देखो ध्यान से, टेस्ट का सिलेबस बता देता हूं। इस संडे को आपका टेस्ट है, इस संडे को आपका टेस्ट है, इस संडे को आपका टेस्ट है। उसमें 3 चैप्टर आ रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर पहला चैप्टर, दूसरा पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक वाला चैप्टर, और थर्ड केमिकल बॉन्डिंग। अब बार बार कोई नहीं पूछेगा, ये 3 चैप्टर है जो कि आपके एग्जाम में इस टेस्ट में पूछे जाएंगे। ओके, हाँ जी, क्लियर? एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक और केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, हाँ जी।
जरा देखो ध्यान से, ये 3 चैप्टर्स आएंगे बेटा, और उसी में से क्वेश्चन आएगा जो पढ़ाया गया है, उसी में से क्वेश्चन आएगा जो पढ़ाया गया है, उसी में से क्वेश्चन आएगा जो पढ़ाया गया है, उसी में से क्वेश्चन आएगा जो पढ़ाया गया है। बेटा आपको मैं क्या बोल रहा हूं, बैच 2 वाले बैच के बच्चे जो इस क्लास को देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं बेटा कि कल हमने इसका लेक्चर देखा, फिर आज आपको यहां से स्टार्ट करना है, वहीं से जहां हमने खत्म किया था, उसके बाद डायरेक्ट आयनिक बंद हेडिंग डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट आयनिक बंद हेडिंग डाल लो, यहां से सारी चीजें क्लियर होगी, हर एक बात समझ में आएगी। अरे कृष्ण मोहन लल्ला, ये डालना है, बिल्कुल सही सुना है आपने, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। हाँ जी, अब जरा देखो ध्यान से, इसको क्लियर करते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले बच्चों हेडिंग डाल लो आयनिक बंध, और आयनिक बंध इस चैप्टर का दूसरा ऐसा टॉपिक है जो कि इंपॉर्टेंट है। पहला टॉपिक सहसंयोजक बंध है, और दूसरा टॉपिक है आयनिक बंध जो कि इंपॉर्टेंट है। ओके, और फिर थोड़ा सा हाइड्रोजन बंध। ये 3 टॉपिक बेटा इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब यहां पर हम अच्छे से सारी बातों को समझेंगे, हर एक बात को क्लियर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं इससे। तो सबसे पहले तो हम बात करें आयनिक बॉन्ड, हेडिंग डाल लीजिएगा बेटा। आयनिक बॉन्ड, आयनिक बंध क्या है, आयनिक बंध क्या है? तो अगर हम बात करें आयनिक बंध के बारे में, जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि बंध 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रबल, एक होता है दुर्बल। ठीक है, फिर प्रबल में भी हमने 4 भाग देखे थे कि यार जो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा बने वो आयनिक बंध, जो इलेक्ट्रॉनों के साझे के द्वारा बने सहसंयोजक बंध, जो इलेक्ट्रॉनों के दान से बने वो उपसहसंयोजक बंध, और धातुओं के बीच में बनने वाला धात्विक बंध। और उसी तरीके से यहां पर दुर्बल बंध में हमने देखा था हाइड्रोजन बंध और वान डेर वाल आकर्षण बंध। क्लियर हो गया? तो हम सबसे पहले वाला बंध पढ़ने वाले आयनिक बंध, पढ़ने वाले आयनिक बंध। तो आयनिक बंध कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉनों के कंप्लीट स्थानांतरण के द्वारा एक परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, दूसरा परमाणु उस त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो यहां पर हमारा एक धनायन बनेगा, एक ऋणायन बनेगा। इस धनायन और ऋणायन के बीच में लगने वाला आकर्षण बल ही आयनिक बंध कहलाता है। हाँ जी बेटा, इसी के बाद आदि पांडे जी, इसके बाद अपन 12th करेंगे, टेंशन ना लो। ओके, हाँ जी, तो जरा देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण स्थानांतरण के द्वारा बनने वाला बंध आयनिक बंध। एक परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, दूसरा परमाणु उस त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। ठीक है, इट इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। ठीक, हाँ जी, एक परमाणु से, लिखिएगा बेटा, एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण स्थानांतरण, यहीं से हेडिंग डालना है। एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण स्थानांतरण के द्वारा बनने वाला बंध आयनिक बंध कहलाता है। आयनिक बंध कहलाता है। लिखेंगे बच्चों, आयनिक बंध कहलाता है। ठीक है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक एटम अपने बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, दूसरे ग्रहण करेगा। बस इतना सा मौज मस्ती होनी है। जैसे कि NaCl का निर्माण। अब आपको पता है NaCl में सोडियम इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, फिर क्लोरीन उसके द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। इससे पहले कुछ नहीं पढ़ाया कोमल? हाँ जी, ओके, हाँ। अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर NaCl का निर्माण, तो NaCl का निर्माण कैसे होगा सर? सबसे पहले तो सोडियम धनायन बनेगा, फिर क्लोरीन ऋणायन बनेगा, फिर आयनों के बीच में
आकर्षण होगा, फिर आयनिक बंध बनेगा। तो जरा देखो ध्यान से, NaCl का निर्माण बेटा कैसे होता है? सबसे पहले होगा हमारे Na+ का निर्माण, क्योंकि आयनों के बीच में लगने वाला बंध ही कहलाता है, आयनों के बीच में बनने वाला बंध ही कहलाता है आयनिक बंध। तो Na+ का निर्माण, Na+ का निर्माण कैसे होगा कि सर सोडियम धातु है, तो धातु सोडियम है, सोडियम के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? टोटल इलेक्ट्रॉन बताऊं तो 2,8,1। तो इसके बाह्यतम कोश में बेटा 1 इलेक्ट्रॉन है, तो अष्टक पूरा करने के लिए ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, हाँ या ना? ये सोडियम ने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे? 1, तो 1 धनावेश आ गया, तो ये सोडियम धनायन बन गया। ठीक, और जैसे ही सोडियम धनायन बना, अब इसके द्वारा त्यागा गया इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन ग्रहण कर लेगा, तो फिर बन जाएगा Cl- का निर्माण, ऋणायन का निर्माण। फिर क्या होगा? यहां पर यह Cl जिसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है, 2,8,7 इस प्रकार से, इसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, या तो ये 7 त्याग दे या 1 ग्रहण कर ले। आसान क्या है? 1 ग्रहण करना, इसलिए यह इसके द्वारा त्यागा गया 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा और Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका भी स्टक पूरा 2,8,8, यहां भी स्टक पूरा 2,8, ये बन गया धनायन और यह बन गया ऋणायन। तो जरा देखो ध्यान से, आयनिक बंध में एक परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, और फिर दूसरा परमाणु उसको ग्रहण करेगा, कर लिया, तो एक धनायन बना, एक ऋणायन बना। अब फाइनली आयनिक यौगिक बनेगा, अब फाइनली आयनिक यौगिक बनेगा। भाई इतना ही लिखा है, टाइम पर आया करो, ठीक है? ओके, अब थर्ड पॉइंट है आयनिक यौगिक का निर्माण। बिल्कुल ही सिंपल, समझ में आ रहा है? थर्ड, आयनिक यौगिक का निर्माण, आयनिक यौगिक का निर्माण, का निर्माण। कि यार ये Na+ और ये Cl-। हाँ जी बेटा, बिल्कुल। अब जरा देखो ध्यान से, सोडियम परमाणु से हमने इलेक्ट्रॉन निकाला है, तो यहां पे जो ये सोडियम होता है ना बेटा, ये गैसीय अवस्था में होता है, ताकि हम गैसीय धनायन बना सके, और ये क्लोरीन परमाणु भी गैसीय अवस्था में होता है, ताकि हम एक गैसीय ऋणायन बना सके। क्यों? क्योंकि गैसों में इलेक्ट्रॉन ढीले बंधे होते हैं, तो आराम से निकाले जा सकते हैं। ठीक है, तो सोडियम परमाणु गैसीय अवस्था में जाकर के इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो गैसीय परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकाला गया है, फिर गैसीय परमाणु में इलेक्ट्रॉन जोड़ा गया है। तो अब यहां पर मेरे पास Na+ गैस बन गया और Cl- गैसीय ऋणायन बन गया। तो अब आप यहां पे ये समझ पा रहे हो कि सर इसका भी अष्टक पूरा है, इसका भी अष्टक पूरा है। अष्टक पूरा है तो अब ये बंध क्यों बनाएगा? अष्टक पूरा होने से इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो स्टेबल हो गया, लेकिन ये आयनित हो गए। पहले उदासीन थे, सोडियम बेचारा उदासीन था, कोई मतलब नहीं था। सोडियम क्या जानबूझकर इलेक्ट्रॉन त्यागना चाहेगा? नहीं, उसको ऊर्जा देनी पड़ेगी। क्या आप जानबूझ करके पढ़ोगे? नहीं, आपको बोलना पड़ेगा बार बार कि भाई पढ़ो 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 पढ़ो, हाँ या ना? बिल्कुल। अरे क्लास का एग्जैक्ट टाइम 7:30 बजे ही था, 7:30 बजे से स्टार्ट हुई है बेटा क्लास। तो सारी रिएक्शन गैसियस मीडियम में होती है बेटा, अभिक्रिया में ताप देना पड़ता है ताकि उनके बॉन्ड टूट सके। ठीक है, ओके। तो जरा देखो ध्यान से, यहां पर इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो स्टेबल है, परंतु ये आयनित अवस्था में, और आयनित अवस्था में आयन अनस्टेबल होता है, कोई भी परमाणु अनस्टेबल होता है। ठीक है, आपके घर वाले बोलते होंगे ना, देखिए आवारा की तरह घूमता रहता है। ठीक है, काम धंधे में ध्यान दे, क्यों? स्टेबल हो जाए, एक जगह ठहर जाए, इधर उधर घूमता रहेगा आवारों की तरह। तो जरा देखो ध्यान से, ये Na+, ये Cl-। मजा तो बहुत आ रहा है, लेकिन आवारों की तरह घूमेगा, तो ये कैसे? अनस्टेबल है, ये अस्थायी है। तो यार ये स्थायी कब हो जाए? आओ साथ में बॉन्ड बना लें। तो ये Na और ये Cl दोनों मिलकर के ठोस अवस्था में बॉन्ड बना लेते हैं, NaCl। तो यहां पर इस Na+ और इस Cl- के बीच में क्या ऐसा डंडा है? क्या Na और Cl के बीच में क्या ऐसा डंडा है? या फिर इस
यहां पर Na+ है और Cl- है, दोनों के बीच में जस्ट आकर्षण है। ये धनायन है और ये ऋणायन है, इनके बीच में जस्ट अट्रैक्शन है। क्या है? तो जरा देखो ध्यान से, NaCl एक आयनिक यौगिक है जिसमें सोडियम ने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। तो यहां पर हमारे पास एक NaCl सॉलिड का निर्माण हुआ। यह एक आयनिक यौगिक है जिनके बीच में कोई डंडा नहीं होता, सिर्फ इनके बीच में अट्रैक्शन होता है और उसी आकर्षण बल को हम बंध बोलते हैं। तो आयनिक बॉन्ड इज नॉट अ बॉन्ड, इट इज जस्ट अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यह कोई बंध नहीं है, यह एक आकर्षण बल है। तो पहले वाला गलत है, दूसरे वाला सही है। तो हम जब भी बनाते हैं ना बेटा Na+ Cl- कोई बनाते हैं, हम आयनिक यौगिकों में जैसे कि धातु अधातु के बीच में बॉन्ड नहीं बनाते हैं, कभी नहीं बनाते हैं तो भी गलत है। HCl के बीच में बॉन्ड बना सकते हैं क्योंकि ये अधातु है, ये अधातु है, इनके बीच में तो सहसंयोजक बंध बनता है। जबकि यहां पर सोडियम धातु है, क्लोरीन अधातु है, इनके बीच में आयनिक बंध बनता है। और आयनिक बंध, यूपी में बहुत बारिश हो रही है। हाँ, अरे पढ़ लो ना यार तुम। अब बोलोगे कि सर हमारे कमेंट क्यों हाइड करते हो, सर बारिश हो रही है। यार ऐसे थोड़ी ना काम चलता है यार। मैं कोशिश कर रहा हूं तुम्हारे कमेंट इग्नोर करूं, पर तुम कोशिश करना, तुम पढ़ाने नहीं दे रहे हो यार। मुंबई में भी बारिश हो रही है भाई, गुड़गांव में भी हो रही है, मैंने बताया। पढ़ लो ना चुपचाप, ठीक है। यहां पे पढ़ने आए हो, मुंबई में बारिश हो रही भाई, हो रही है तो नहा ले, जा पढ़ ले, पढ़ लो ना यार। जब अभी यहां पे क्लास में आए हो तो क्लास में पढ़ाए, क्लास के हिसाब से रहो ना। सर हमारे कमेंट बंद कर देते हैं। ये देखो, ये ठाकुर साहब बार बार कमेंट किया जा रहा है, एमपी में बारिश है, एमपी में बारिश है। ऐसे मत करो यार, ठीक है। तो सही तरीके से पढ़ोगे तो मजा आएगा। हाँ जी, तो जरा देखो ध्यान से। अब ये किसी के भी फालतू कमेंट नहीं आया नहीं चाहिए, कंप्यूटर जी को बुला लूंगा, ब्लॉक करवा दूंगा। कोई भी बच्चे का फालतू कमेंट आया ब्लॉक करवा दूंगा। सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड कमेंट आना चाहिए और कमेंट बहुत ही कम आने चाहिए। तुम क्लास को ऐसे देखा करो ना यार, ऐसे देखते हो क्या? ऐसे देखा करो, उसमें तो कमेंट दिखेगा ही नहीं। अगर किसी का कमेंट आया तो मैं ब्लॉक करवा दूंगा, यहां से सीधे मैं बुलाऊंगा, ब्लॉक कर दे इसको भाई। कोई भी हुआ, चाहे वो ठाकुर साहब हुआ या इधर से कनिष्क हुआ, कोई भी हुआ, मोंटी पाटले, कोई भी हुआ, तुम सबकी यहां पर स्टूडेंट आईडी आती, ब्लॉक करवा दूंगा बेटा। ओके, ज्यादा कमेंट ना करें, पढ़ें, आधा टाइम तो ऐसे ही चला जाता है। तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, आयनिक यौगिक में क्या होता है? एक परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, धनायन बनाएगा, दूसरा परमाणु ऋणायन बनाएगा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके। तो दोनों के मिलने से, दोनों के इसका धनायन और इसका ऋणायन बन गया, ये धनायन में कन्वर्ट हो गया, ये ऋणायन में कन्वर्ट हो गया। दोनों के धनायन और ऋणायन के बीच में लगने वाला आकर्षण बल, यही कहलाता है आपका आयनिक बल या आयनिक बंध। यही है आपका आयनिक बंध, यही है आपका आयनिक बंध, ठीक है। ओके, ये है आपका आयनिक बंध, ये है आपका आयनिक बंध। ओके, ये है आपका आयनिक बंध। अब आगे, तो यहां पर आयनिक बंध के बारे में हमें इतना तो समझ में आ गया, एक परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा उसको लेता है। इतना समझ में आया, बस इतना सा है। एक परमाणु इलेक्ट्रॉन देगा, जितने इलेक्ट्रॉन देगा उतना धनावेश आएगा, जितना इलेक्ट्रॉन दूसरा ग्रहण करेगा उस पर उतना ऋणावेश आएगा। क्या बोलते हो? क्लियर? ओके, ऐसे हो गया। तो अब आगे देखो, तो सोडियम धनायन बन गया, क्लोरीन ऋणायन बन गया। तो अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, अब हमें यह पढ़ना है कि यार आयनिक बंध बनाने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो आयनिक बंध के लिए आवश्यक शर्तें। आयनिक बंध कब अच्छा बनेगा, कब ज्यादा बढ़िया इसमें मजा आएगा बंध बनाने में? तो पहली कंडीशन क्या कि जो आयनिक बंध है वो धातु और अधातु के बीच में बनता है।
फर्स्ट कंडीशन कि धातु एक धातु होनी चाहिए, दूसरी अधातु होनी चाहिए, क्योंकि धातु और अधातु मिलकर ही आयनिक बंध बनाती है। धातु और अधातु मिलकर ही आयनिक बंध बनाती है। फर्स्ट कंडीशन मेटल प्लस नॉन मेटल। वेरी गुड दीप्ति। ओके हाँ जी, एक धातु हो दूसरी अधातु हो। जैसे कि पहले वर्ग की कोई धातु ले लो, दूसरे वर्ग की कोई धातु ले लो, अधातु 15वें वर्ग के ले लो, 16वें वर्ग के ले लो, 17वें वर्ग के ले लो, उनके बीच में। हाँ जी, ये पहला रीजन। दूसरा, अब देखो ध्यान से, आयनिक बंध बनाने के लिए धातु को इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़ेगा, तो हम कौन सी धातु ले? तो जरा देखो ध्यान से, यहां पर सोडियम Na+ बनाता है, धनायन बनाता है, तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन त्यागा, तो कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन अपने आप तो नहीं त्यागता, उसको ऊर्जा देनी पड़ती है। तो किसी भी गैसीय परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी गई ऊर्जा क्या कहलाती है? आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा अगर थोड़ी सी ऊर्जा देने में काम चल जाए, मतलब यार ये तो बहुत बढ़िया है यार। कोई ईंधन ऐसा है तुरंत आग पकड़ लेता है, कोई बहुत जलाने के बाद आग पकड़ता है, मतलब अच्छा ईंधन कौन है? जो जल्दी जल रहा है, फटाफट से जल रहा है। तो उसी तरीके से यहां पर धातु ऐसी होनी चाहिए, धातुओं के लिए आयनन ऊर्जा कम होनी चाहिए। धातुओं के लिए आयनन ऊर्जा कम होनी चाहिए। धातुओं की आयनन ऊर्जा कम होनी चाहिए, तब अच्छा आयनिक बंध बनेगा, क्योंकि अच्छी धातु जल्दी इलेक्ट्रॉन त्यागेगी और जल्दी इलेक्ट्रॉन त्याग के जल्दी धनायन बनाएगी। तो यहां पर धातुओं की Ie आयनन ऊर्जा का मान कम होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो अच्छे से यहां पर धनायन बनेगा, हमें कम ऊर्जा देनी पड़ेगी। सेम अधातुओं के लिए, अधातु उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है। जब भी कोई गैसीय परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऋणायन बनाता है, उस दौरान ऊर्जा निकलती है, उस निकलने वाली ऊर्जा को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता वो ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा ऊर्जा बनेगी, जितनी ज्यादा ऊर्जा निकलेगी, सिस्टम की ऊर्जा घट जाएगी, सिस्टम स्टेबल हो जाएगा। तो दूसरा पॉइंट, अधातुओं की Ea इलेक्ट्रॉन बंधुता, Ea का मान अधिक होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। क्लियर हो गया बेटा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ वेरी गुड बेटा दीप्ति। अब अगला देखो, फोर्थ पॉइंट। अब एक धनायन हमने बना लिया, एक ऋणायन हमने बना लिया। अब धनायन और ऋणायन मिलने से आयनिक यौगिक बनेगा। तो अब इस धन और इस ऋण के बीच में भी आकर्षण, आकर्षण से ऊर्जा निकलती है और आयनिक यौगिक बनेगा। धनायन और ऋणायन मिलकर के एक आयनिक यौगिक बना रहे हैं। उस आयनिक यौगिक को बोलते हैं अपन, उससे संबंधित ऊर्जा होती जालक ऊर्जा। जब एक धनायन एक ऋणायन के समीप आकर के आयनिक यौगिक बनाता है तो उस दौरान भी ऊर्जा निकलेगी, उस निकलने वाली ऊर्जा को बोला जाता है जालक ऊर्जा। तो जितनी ज्यादा होगी सिस्टम की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। ऊर्जा निकलेगी तो फायदा होगा। तो यहां पे आयनिक यौगिकों की जालक ऊर्जा अधिक होनी चाहिए। आयनिक यौगिकों की जालक ऊर्जा अधिक होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। ये कुछ पॉइंट्स है बेटा जो आपको ध्यान में रखने। देन लास्ट में ये जालक ऊर्जा हम अच्छे से पढ़ेंगे भी आगे, ठीक है। और लास्ट में फिफ्थ पॉइंट, परमाणुओं में विद्युत ऋणताओं का अंतर अधिक होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस शुड बी हाई। परमाणुओं की En का अंतर ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि एक परमाणु इलेक्ट्रॉन दे तो दूसरा उसको फट से खींच ले, हाँ है ना। जैसे कि ट्यूबलाइट के पास जैसे ही कीड़ा दिखता है, छिपकली जाते तुरंत जीप खींच के पकड़ लेती है उसको। तो एक देने वाला हो, दूसरा खींचने वाला हो। तो यहां पर En डिफरेंस, परमाणुओं की En में अंतर
अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो अब जरा देखो ध्यान से, देखो अधातुओं की Ie का मान कम होना चाहिए। सबसे कम होता है सीजियम धातु के लिए। सीजियम बेटा जैसे ही CS+ बनाती है इलेक्ट्रॉन त्याग करके, तो यहां पर जो आयनन ऊर्जा होती है वो मिनिमम होती है, सबसे मिनिमम होती है। तो सीजियम धनायन सबसे जल्दी बन जाएगा। और परमाणुओं की EN इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो फ्लोरीन है वो सबसे ज्यादा, फ्लोरीन परमाणु की विद्युत ऋणता। तो EN का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता पढ़ाया था शिव पिछले चैप्टर में। ठीक है, तो यहां EN का मतलब विद्युत ऋणता। ठीक है, तो विद्युत ऋणता जितना ज्यादा होगी ना दोनों परमाणुओं की, उतना बढ़िया बंध बनेगा। हाँ, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा। तो सीजियम सबसे बढ़िया धनायन है और F- सबसे अच्छा ऋणायन है। दोनों के मिलने से एक बढ़िया बॉन्ड बनेगा। तो यहां जालक ऊर्जा क्या है, पढ़ेंगे भी आगे, सुनते नहीं हो पूरी बात। ओके, तो इतनी बात क्लियर हो गई। साथ के साथ लिखते जाएं बेटा बढ़िया से, अच्छे से। तो आयनिक बंध बनाना है तो ये 4-5 बातें ध्यान रखने। एक धातु हो, दूसरी अधातु हो। अगली बात, धातु अच्छी होनी चाहिए, मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागने वाली होनी चाहिए। अधातु ऐसी हो जो आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले। फिर धनायन बन जाए, ऋणायन बन जाए तो उनके मिलने से ज्यादा ऊर्जा निकले, जालक ऊर्जा। और दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणताओं में अंतर ज्यादा होना चाहिए। सिस्टम निकाय मतलब जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी चीज की हम बात कर रहे हो ना, वो उसको बोला जाता है बेटा निकाय। अब आगे तो अब जरा देखो ध्यान से, आयनिक यौगिकों में परमाणुओं पर आवेश होता है और उसको कहा जाता है वैद्युत संयोजकता। वैद्युत संयोजकता, तो अब हेडिंग डाल लो बेटा, वैद्युत संयोजकता, इलेक्ट्रोवैलेंसी, सबको पता है वैद्युत संयोजकता, इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है बेटा? हाँ, मेटल का आकार बड़ा होना चाहिए ना, तभी तो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। अब जरा देखो ध्यान से, इलेक्ट्रोवैलेंसी, वैद्युत संयोजकता। मैंने आपको पढ़ाया था कि वैद्युत संयोजकता आयनिक यौगिकों के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो वैद्युत संयोजकता क्या है? किसी परमाणु के द्वारा त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कोई परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, कोई परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, उनकी संख्या है वही ये वैद्युत संयोजकता। ठीक है, हाँ, इलेक्ट्रॉन लेना, इलेक्ट्रॉनों दिए गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, ओके। तो यहां पर क्या, परमाणुओं द्वारा त्यागे या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यही कहलाता है बेटा, वेरी गुड दीपक, परमाणु द्वारा त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जैसे कि देखो ध्यान से, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, इन सब की वैद्युत संयोजकता कितनी होती है? चलो देखो ध्यान से, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 में कौन आता है? धातुओं की बात कर रहे हैं हम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सब की वैद्युत संयोजकता कितनी होती है बेटा? इन सब की वैद्युत संयोजकता कितनी होती है? संयोजकता बेटा, वैद्युत संयोजकता कितनी होती है? 1। इन सब की बेटा वैद्युत संयोजकता कितनी होती है? 1। प्लस माइनस आवेश को बताता है। हम केवल संख्या देख रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे, कितने ग्रहण किए। 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा, 1, 2 त्यागे, 2। संख्या में आवेश नहीं लगाते हैं, ठीक है, चिन्ह नहीं लगाते हैं। तो इनके लिए बेटा, इनके लिए होती है कितनी? 1। वैद्युत संयोजकता इनकी होती है 1। ग्रुप 2 वालों की कितनी होती है? ग्रुप 2 में आ जाएंगे आपके बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इनके लिए कितनी होती है? 2, क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके ये बंध बनाने की कोशिश करते हैं।
हाँ जी, ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 13, 3 क्या 13, ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 13 के बाह्यतम कोश में ही 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीनों ही त्याग देते हैं बेचारे। जैसे कि जनरली अपन बात करें एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, ये धातुएं हैं, ये धातुएं हैं, ठीक है। तो इनके बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीनों के तीनों त्याग देते हैं, और यहां पर 3 इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है। हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बस एक बार वापस निगाह में आ जाए ना चीजें तो बढ़िया रहेगी। मोनोपाल चुप हो जा, ठीक है, तेरा स्टूडेंट आईडी पता है वरना मेरे को, ठीक है। तो इनके बारे में पता चल गया। अब इसी की तरह से यहां पर ग्रुप नंबर 15 वालों की, क्योंकि जनरली इन्हीं के आपस में कंपाउंड बनेंगे ना, जैसे कि 15 वाले में कौन आता है, नाइट्रोजन आता है, इनके लिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस जनरली यही काम आएंगे, नीचे वाले भी काम आते हैं। इनके बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेंगे ना, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेंगे। अरे नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगी ना, ये धातुएं इलेक्ट्रॉन देगी, ये ग्रहण कर लेगी, तो 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, ठीक है। अरे आशु जी वो भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जनरली इन्हीं के कंपाउंड्स आपको मैक्सिमम देखने को मिलते हैं, इसलिए मैं बात कर रहा हूं। ग्रुप नंबर 16 में आप ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, इनके लिए ध्यान रख लो काफी। हाँ जी, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 2 और मिल जाए भाई साहब इनका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं, ये धातुओं के लिए या धातुओं के लिए, ठीक है। ओके, ग्रुप नंबर 17 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना होता है जिससे काम हो जाएगा, ठीक है। धातुओं पर धनावेश होता है, इन पर ऋणावेश आएगा, खत्म बात। ओके, इन पर धनावेश रहेगा, उन पर ऋणावेश रहेगा। क्लियर हो गया, बोलो। ओके, क्लियर है, क्लियर है। इसी को आवेश भी बोल सकते हैं, इन्हीं को आवेश भी बोल सकते हैं कि यार ये सारे के सारे +1 धनावेश दर्शाएंगे, ये सब +2 धनायन बनाएंगे, ये सब +3 वाले धनायन बनाएंगे, और ये -3 वाले ऋणायन बनाएंगे, ये -2 वाले ऋणायन बनाएंगे, ये -1 वाले ऋणायन बनाएंगे। अरे जो ये लिखवा रहा हूं बेटा यही लिखो ना, मानो ना मेरी बात। अब आगे, अब आगे, ठीक है। ओके, तो हमने इस इलेक्ट्रोवैलेंसी को समझा। अरे अनम फिजा बेटा उसकी टेंशन मत लो, उसके कंपाउंड ही देखने को नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। 4 हो जाएगी ग्रुप 14 की वैलेंसी, 4 हो जाएगी, ठीक है। ग्रुप वैलेंसी ग्रुप 14 की कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अरे अरविंद भैया 4 इतने मुंह निकालने की जरूरत कहां आ रही है इसमें। अब आगे देखो, अब आगे देखो, हाँ है ना। तो अभी अभी हमने एक यहां पर कंपाउंड को समझा, बढ़िया से क्लियर किया। सारी बातें क्लियर है, सारी बातें क्लियर है। हाँ जी, तो यहां पर एक क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से किस में सर्वाधिक आयनिक लक्षण है। एक बारी ट्राई करेंगे आप, निम्न में से किसमें सर्वाधिक आयनिक लक्षण है, ठीक है। यहां पर मैंने लिखा बेटा LiF, NaF, KF, RbF और CSF। बाकी हम आगे देखेंगे, अभी थोड़ा सा इतना बताओ। अरे पढ़ेंगे निकिता जी, आगे पढ़ेंगे, चिंता मत करो। इनमें से किसमें सर्वाधिक आयनिक लक्षण है, तो आप जरा देखो ध्यान से, किसमें है। तो अभी हमने पढ़ा था परमाणुओं की EN में अंतर अधिक होना चाहिए। जितना ज्यादा EN होगा, EN का अंतर जितना ज्यादा होगा, उसमें आयनिक लक्षण उतने ज्यादा आएंगे, क्योंकि आयनिक बंध बनाने के लिए आवश्यक शर्त है। तो जरा देखो ध्यान से यहां पर इसका सॉल्यूशन, आंसर कि यार आयनिक लक्षण
आयनिक लक्षण बेटा ज्यादा कब होंगे? जितना ज्यादा परमाणुओं की विद्युत ऋणताओं में अंतर होगा। डेल्टा En जितना ज्यादा आयनिक लक्षण उतने ज्यादा। हेनी स्मिथ का फॉर्मूला भी तो यही बोलता था, है ना? तो जरा देखो ध्यान से, फ्लोरीन सब में कॉमन है, फ्लोरीन तो सेम है, धनायन यहाँ पे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम, सीजियम है। ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणता घटती जाती है, मतलब सबसे कम विद्युत ऋणता फ्लोरीन की और सबसे अधिक सबसे कम सीजियम की, सबसे ज्यादा उसकी। तो यही आंसर हो जाएगा ना, CSF सर्वाधिक आयनिक। अगर यही क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता, सर्वाधिक सहसंयोजक कौन? इन सब में सहसंयोजक ये LIF सर्वाधिक सहसंयोजक या न्यूनतम आयनिक। क्लियर हो गया बच्चों? ओके, अब जरा देखो ध्यान से आगे, अब आगे क्लियर। एक क्वेश्चन और देखो, एक क्वेश्चन और देखो। हाँ वेरी गुड बेटा, कम होनी चाहिए पवन। Rb प्लस ClBrI माइनस, ठीक है। ये एक धनायन है, ये 3 ऋणायन है, तो यहां पर प्रोडक्ट संभावित उत्पाद होगा, संभावित अधिक संभावित उत्पाद होंगे। दिमाग लगाना बेटा बस, अधिक संभावित उत्पाद होंगे। A RbCl प्लस Bri, ठीक है। B RbBr प्लस CS आइस, अरे नहीं यार ये IBr लिखना पड़ेगा ना मुझे, IBr यहां पर ICl, C RbI प्लस BrCl या D तीनों। हाँ जी, अब दिमाग लगाओ, कॉन्सेप्ट आपको भी पढ़ाया है, अभी पढ़ाए कॉन्सेप्ट से ही होएगा, कुछ नया नहीं लगाना है। जरा देखो ध्यान से यार, कौन सा कंपाउंड बनने के चांस ज्यादा है? कौन सा कंपाउंड बनने के चांस ज्यादा है? तो भाई अभी आपने पढ़ाया सर आपने कि आयनिक लक्षण उसमें ज्यादा होंगे जिसमें विद्युत ऋणताओं का अंतर ज्यादा होगा। तो जरा देखो ध्यान से, आयोडीन ब्रोमीन दोनों अधातु, ये तो दोनों अधातु हैं। आयनिक लक्षण, आयनिक कंपाउंड कौन सा ज्यादा स्टेबल बनेगा? जिसमें एक धातु और अधातु हो। रुबिडियम धातु है, क्लोरीन अधातु, धातु अधातु, सबसे बढ़िया रुबिडियम तो सब में फिक्स है। लेकिन अगर हम यहां पर बात करें कौन सा सबसे बढ़िया ऋणायन है, वो है ना क्लोरीन। समझ पा रहे हो? क्लोरीन ऋणायन में यार यहां पर डेल्टा En का डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा ना, तो इस ऑप्शन नंबर 1। रुबिडियम तो फिक्स कर दिया, सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता इसकी है, फिर ब्रोमीन की है, फिर आयोडीन की, सबसे कम रुबिडियम की है ना। विद्युत ऋणता हेलोजनों की ज्यादा होती है ना, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड ये बनेगा। तो RbCl और IBr ये 2 कंपाउंड बन जाएंगे। खट से दिमाग लगाना था, हो गया क्वेश्चन। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो हमने इस बात को भी क्लियर कर लिया, तो यहां पर हमने ये सीख लिया बेटा कि आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए क्या कंडीशन आवश्यक होती है। अब आयनिक कंपाउंड में नई कॉपी ले ले बेटा। अब आयनिक कंपाउंड में हमने इन चीजों को तो समझ लिया। अब आयनिक कंपाउंड से रिलेटेड, आयनिक बंध बनाने से रिलेटेड हमने ये चीजें समझ ली। एक चीज बार बार आ रही थी बीच में, जालक ऊर्जा क्या है, बच्चे बार बार चिल्ला रहे थे, परेशान हो रहे थे। तो इन सबकी परेशानियों का इलाज करते हैं और जालक ऊर्जा क्लियर करते हैं। तो हेडिंग डाल लो, जालक ऊर्जा।
जालक ऊर्जा। जालक ऊर्जा को, हाँ जी, अरे राघवेंद्र भैया थोड़ा समझ जाओ ना यार, क्या गलत हो गया इस पिछले वाले क्वेश्चन में? स्पैमिंग मत करा करो बेटा, स्पैमिंग ना करें। ये सर्वाधिक आयनिक होगा, ये न्यूनतम आयनिक होगा। क्या गलत हो गया इसमें? हाँ जी, अब जालक ऊर्जा हेडिंग डाल लो। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेटिस एनर्जी। लेटिस एनर्जी, लेटिस एनर्जी, लेटिस एनर्जी। हाँ जी, वेरी गुड बेटा आराधना, बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशन बेटा। लेटिस एनर्जी। अब लेटिस एनर्जी को शॉर्ट में LE से दर्शाते हैं या U से दर्शाते हैं, कैपिटल U से दर्शाते हैं। लेटिस एनर्जी। अरे क्या होगा, क्या करना चाह रहे हो? गैस में होगा क्या? अरे भाइयों, 2 क्वेश्चन हमने करे, LiF, NaF, KF, RBF में कौन किसमें आयनिक लक्षण ज्यादा होंगे? तो जिसमें विद्युत ऋणताओं का अंतर ज्यादा होगा। फ्लोरीन तो फिक्स है ना, यहां क्लोरीन है, यहां पे ये है सोडियम पोटेशियम। राघवेंद्र भैया मत टाइम वेस्ट करा करो, ठीक है, आगे बढ़ो, ठीक, ओके। पर्सनल मुझे भेज देना अगर कुछ दिक्कत आई तो। अब आगे देखो बेटा, आगे देखें। हाँ, अब हेडिंग डाल लो, लेटिस एनर्जी जालक ऊर्जा। शॉर्ट में इसे LE, RBCl और IBR। सही तो लिखा है अमित पांडे जी। EN क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बेटा रेगुलर क्लास में नहीं आता पढ़ने, EN पता नहीं तुम्हें? अबे कौन है ये? EN मतलब विद्युत ऋणता। क्लास छोड़ छोड़ के देखते हो, फिर बोलते हो समझ में नहीं आता है। विद्युत ऋणता, क्लास छोड़ छोड़ के देखते हो, फिर बोलते हो समझ में नहीं आता है। विद्युत ऋणता। तुम्हारा तो कमेंट करने का अधिकार नहीं है। विद्युत ऋणता पढ़ा ही नहीं, इसका मतलब तुमने। हाँ जी, अब जरा देखो ध्यान से, जालक ऊर्जा क्या है? जब 1 मोल आयनिक यौगिक का निर्माण उसके गैसीय आयनों के मिलने से हो तो उस दौरान जो ऊर्जा निकलती है, उस निकलने वाली ऊर्जा को कहा जाता है जालक ऊर्जा। क्या बोलो? जब 1 मोल आयनिक यौगिक का निर्माण उसके गैसीय आयनों से मिलकर होता है, गैसीय धनायन और गैसीय ऋणायन, तो जो ऊर्जा निकलती है, उस निकलने वाली ऊर्जा को क्या कहा जाता है? जालक ऊर्जा। तो ये धनायन, ये ऋणायन, इन दोनों के मिलने से 1 मोल आयनिक यौगिक बना, तो जो ऊर्जा निकली उस ऊर्जा को बोलेंगे हम जालक ऊर्जा। और अगर उतनी ऊर्जा वापस दे दूं हम, बट स्वा वापस टूट जाएगा। तो 1 मोल आयनिक यौगिक बनने के दौरान निकलने वाली ऊर्जा भी जालक ऊर्जा, और 1 मोल आयनिक यौगिक को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा भी जालक ऊर्जा। हम आमतौर पर बनने की बात करते हैं, हम तोड़ने में बिलीव नहीं करते, बनाने में विश्वास रखते हैं। तो जरा देखो ध्यान से, जालक ऊर्जा क्या है? 1 मोल आयनिक यौगिक, 1 मोल आयनिक यौगिक के का उसके गैसीय आयनों, 1 मोल आयनिक यौगिक का उसके गैसीय आयनों के द्वारा निर्माण के दौरान उत्सर्जित ऊर्जा ही जालक ऊर्जा कहलाती है। जालक ऊर्जा कहलाती है। इसी एनर्जी को क्या कहा जाता है बेटा? जालक ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, या फिर इतनी ऊर्जा और दे दो, कंपाउंड टूट जाएगा। समझ में आया? गैसीय आयन, जैसे कि मान लो कोई मेरे पास ये धनायन है, गैसीय धनायन है, और ये मेरे पास कोई गैसीय ऋणायन है। बेचारे ये धनायन ये ऋणायन दोनों मिले और 1 मोल इन्होंने आयनिक यौगिक बना लिया MX ठोस, 1 मोल। तो इस दौरान जो ऊर्जा निकलेगी, इस दौरान EA क्या है? RJ रावणी, पढ़ने नहीं आता है। ठीक है, हाँ जी, 1 मोल
यहां पर आपके पास ये बन चुका है। तो इस दौरान जो ऊर्जा निकलती है बेटा, यहां पर जो भी एंथैल्पी चेंज आएगा ना, डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज, जो भी ऊष्मा में परिवर्तन आएगा वही ऊष्मा में परिवर्तन क्या कहलाएगा, एलई लेटिस एनर्जी या यू कहलाएगा। हाँ जी, ओके। यहां पर जब एक धनायन, एक मोल धनायन एक मोल ऋणायन से मिलेगा तो एक मोल आयनिक यौगिक बनेगा। पढ़ा था हमने, ये एक मोल धनायन, ये एक मोल ऋणायन, स्टोइकियोमेट्री रस समीकरण मिति गुणांक देखो, इसका एक है, इसका एक है, तो उसका भी एक ही है। ठीक है, तो उस आधार पर हमने बोला। बेटा इनको मत बताया करो, ये पढ़ने नहीं आते हैं, मनताशा मत बताया करो इनको, ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है। जो नहीं आता उसको मत बताया करो, रेगुलर आएगा तो सीखेगा, नहीं आएगा तो भुगतो। ठीक, ओके। हाँ जी, गैसीय धनायन गैसीय ऋणायन मिलने पर जब ये आपके पास आयनिक यौगिक बना तो उस दौरान जो ऊर्जा निकलेगी वो ऊर्जा कहलाएगी बेटा जालक ऊर्जा। ठीक है, और अगर उतनी ऊर्जा दे दोगे तो टूट जाएगा। खत्म बात। ओके, तो जालक ऊर्जा अब आपको समझ में आया। डेल्टा एच बेटा ऊष्मा में परिवर्तन को दिखाता है कि पहले कितनी ऊष्मा थी, बाद में कितनी थी। डेल्टा एच उसको दिखाता है। डेल्टा एच क्या बताता है, ऊष्मा में परिवर्तन, ऊष्मा में परिवर्तन, ऊष्मा में परिवर्तन बोल दो इसको, या एंथैल्पी में परिवर्तन बोल दो, एंथैल्पी में परिवर्तन बोल दो। पहली बार थोड़ी देख रहे हो यार, पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में भी पढ़ाया है। अब आगे यू क्या है सर जी, क्या है, जालक ऊर्जा को एलई या यू से दर्शाते, कोष्टक में लिख तो रखा है, कत्ते बिल्कुल ही ये हो रहे हो यार तुम यार मनोज कुमार। अब आगे देखो, हो गया। अब जालक ऊर्जा कौन कौन से कारकों के ऊपर डिपेंड करती है ये देख लेते हैं। सर कब जालक ऊर्जा ज्यादा रहेगी, कब जालक ऊर्जा कम रहेगी, कब ज्यादा कब कम, कब ज्यादा कब कम। तो जालक ऊर्जा कौन कौन से कारकों के ऊपर डिपेंड करती है। तो जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, जालक ऊर्जा लेटिस एनर्जी या यू कैपिटल को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, ऐसे कौन से कारक हैं जो कि इनको प्रभावित करते हैं। तो जरा देखो ध्यान से, पहला कारक, यार जितना ज्यादा आकर्षण होगा उतनी ज्यादा ऊर्जा निकलेगी। आकर्षण कब ज्यादा हो, जब दोनों के बीच में दूरियां कम हो, मतलब दूरी, पहला कारण है दूरी, डिस्टेंस। मान लो ये धनायन और ये ऋणायन है बेटा, ठीक है, इसकी त्रिज्या r प्लस मान लो, ये ऋणायन है, इसकी त्रिज्या मान लो r माइनस, और दोनों के बीच की दूरी मान लो r प्लस प्लस r माइनस जो कि r नोट है। हाँ या ना। तो यहां से लेके यहां तक दोनों परमाणुओं के बीच की दूरी ये r नोट हो गई। ओके, तो जरा देखो ध्यान से, दूरी के व्युत्क्रमानुपात, दूरी ज्यादा आकर्षण कम। तो यहां पर जरा देखो ध्यान से दूरी, ठीक, तो अगर जरा देखो ध्यान से, दूरी को हम क्या बोल रहे हैं, यहां पर r नोट बोल रहे हैं, ठीक है। अगर r नोट का मान बढ़ेगा अर्थात दोनों परमाणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी तो आकर्षण घटेगा, तो आकर्षण कम होगा। आकर्षण कम होगा तो जालक ऊर्जा कम हो जाएगी, तो जालक ऊर्जा कम हो जाएगी। हाँ या ना। एलई आखिर क्यों निकलती है बेटा, विपरीत आवेश में आकर्षण होता है। आपने पीई बराबर फॉर्मूला पढ़ा है, के Q1 Q2 बटे R। अगर एक धनावेशी तो एक ऋणावेशी तो प्लस गुणा माइनस, माइनस आएगा ना, तो माइनस का मतलब निकलना, तो निकलती है। हाँ जी, तो जरा देखो ध्यान से, अर्थात लेटिस एनर्जी दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। जालक ऊर्जा जितने छोटे आकार के आयन होंगे उनकी ज्यादा होगी, बड़े आकार के आयनों की जालक ऊर्जा कम होगी। ठीक है, दूसरा फैक्टर आवेश, चार्ज। यार अगर धनायन और ऋणायन, धनायन या ऋणायन पर आवेश ज्यादा होगा
तो जितना धनावेश ही बढ़ रहा है, ऋणावेश ही बढ़ रहा है, उनके बीच में अट्रैक्शन और ज्यादा बढ़ जाएगा, आकर्षण बढ़ जाएगा, जालक ऊर्जा निकल जाएगी। तो सीधा सीधा संबंध है। तो यहां पर बेटा जो लेटिस एनर्जी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आवेश के समानुपाती होती है, आवेश के समानुपाती होती है। जिस पर आवेश ज्यादा, चाहे धनायन हो या ऋणायन हो, जालक ऊर्जा ज्यादा। आवेश जितना ज्यादा होगा उसकी जालक ऊर्जा उतनी ज्यादा रहेगी। जैसे कि कुछ उदाहरण लेते हैं अपन, ठीक है, कुछ उदाहरण लेते हैं अपन, ठीक है। फटाफट छापो, फटाफट से छापिएगा, एकदम छापने में माहिर हो जाओ, ठीक, ओके। तो अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर जालक ऊर्जा LE या U का सही क्रम बताएं, सही क्रम बताएं। पहला क्वेश्चन, ठीक है, किसकी जालक ऊर्जा ज्यादा, किसकी जालक ऊर्जा कम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। जैसे कि मान लो मैं चला LIF, LICL, LIBR, LII, तो किसकी जालक ऊर्जा सबसे ज्यादा, किसकी जालक ऊर्जा सबसे कम। ठीक है, फिर मैं चला यहां पर LIF, NAF, RKF, RBF, CSF, ऐसे, ठीक है, ओके। फिर अगर मैं बात करूं यहां पर, यार इसको नहीं लेते हैं उदाहरण को, ठीक है। जैसे कि मैंने मान लो LIF, Li2O, Li3N ले लिया, ये ले लिया, ठीक है। या फिर मैंने ले लिया Na2O, MgO, Al2O3, ये ले लिया, D, FeO, Fe2O3 ले लिया, ठीक है। किसकी जालक ऊर्जा ज्यादा है। तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, एक सिस्टम पकड़ के रखो, देखो ध्यान से, एक सिस्टम पकड़ के देखो। काट दो बेटा, उसको काट दे, पर निशा बेटा पेज फाड़ दे, ठीक है। LIF, LICL, LIBR, LII, तो LI समान है, बस ऋणायन बदल रहा है। तो यहाँ पे F माइनस, CL माइनस, BR माइनस, I माइनस। नालायक को आवेश तो पता है ना तुम्हें, किस पे कितना आवेश होता है। तो जरा देखो ध्यान से, धनायन फिक्स है, ऋणायन बढ़ रहा है। क्या यहाँ पे ऋणायन का आकार बढ़ रहा है? आकार बढ़ता है तो जालक ऊर्जा, आकार बढ़ता है तो जालक ऊर्जा, आकार बढ़ता है तो जालक ऊर्जा कम होती है। साइज बढ़ती है तो आकार जालक ऊर्जा घटती है, अर्थात सबसे ज्यादा जालक ऊर्जा इसकी है। जालक ऊर्जा का एक क्रम निकाल रहे हैं, ओके। हाँ जी, लिथियम लिथियम लिथियम, लिथियम फिक्स है यहाँ पर F माइनस। ऑक्सीजन पर आवेश बताओ कितना है, ऑक्सीजन पर आवेश बताओ कितना है। ये 2 ऊपर ही गया होगा ना, ऋणावेश है ना 2 माइनस, ये 3 इसके ऊपर आया होगा ना 3 माइनस, तो ऋणावेश बढ़ रहा है। ऋणावेश LIC कर दीजिए, हाँ जी। तो जरा देखो ध्यान से, अब लेटिस एनर्जी आवेश के समानुपाती, जितना ज्यादा आवेश बढ़ेगा, यहाँ पे -1 है क्योंकि लिथियम पे तो +1 ही है ना सब जगह। तो देखो ऋणावेश बढ़ रहा है तो जालक ऊर्जा भी बढ़ेगी, ठीक है, ओके, हाँ जी, ओके। फ्लोरीन से बड़ा क्लोरीन होता है ना, तो बड़ा है ना, तो क्या दिक्कत है उसमें मीनू। तो हम जालक ऊर्जा क्रम देख रहे हैं, ठीक है, हाँ जी, ओके। अब Na2O, MgO, Al2O3, ऑक्सीजन फिक्स है, धातु चेंज हो रही है। यहाँ पे Na+ मैग्नीशियम पर +2, एल्यूमिनियम पर +3। तो जरा देखो ध्यान से, जितना ज्यादा आवेश उतनी ज्यादा जालक ऊर्जा, इसकी जालक ऊर्जा ज्यादा है इससे, ठीक है। FeO, यहाँ पे +2 चार्ज है, यहाँ पे +3 चार्ज है, इसकी जालक ऊर्जा ज्यादा है, ठीक है। तो जालक ऊर्जा वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया?
आया कि नहीं आया? बुझा के बुझ गया, बुझा के बुझ गया, बुझ गया, ठीक है। Al2O3 Ga2O3, किसकी जालक ऊर्जा ज्यादा है? किसकी जालक ऊर्जा ज्यादा है? किसकी जालक ऊर्जा ज्यादा है? एल्यूमिनियम पर आवेश +3, गैलियम पर आवेश +3, एल्यूमिनियम, गैलियम, गैलियम का आकार एल्यूमिनियम से भी छोटा होता है। पता है कि नहीं पता? क्या गैलियम का आकार एल्यूमिनियम से भी छोटा होता है? गैलियम तो पहले ही छोटा है एल्यूमिनियम से, अब आपने धनावेश लगा दिया तो धनावेश तो और छोटा हो गया। तो ये बड़ा है, ये छोटा है, तो अर्थात इसकी जालक ऊर्जा ज्यादा होगी। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? संक्रमण संकुचन, हाँ बहुत बढ़िया। अरे भैया ये 3 इसके माथ पेरे ऊपर लाना, खत्म। ओके, ऐसे देख सकते हो। तो लेटिस एनर्जी के ऑर्डर देखने आए, कोई दिक्कत है क्या किसी को यार? किसी को कोई दिक्कत है क्या? कोई परेशानी है क्या? कोई दुख है क्या? तकलीफ है क्या? ठीक है, एक और बता दो। MgF2 Mg, कोई भी ले लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं, क्या दिक्कत है? CSAF, CSB, CSCl, CSBr, CSI, ये भी कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। धनायन यहाँ पे छोटा है, छोटा है तो जालक ऊर्जा ज्यादा है, खत्म बात। ठीक है, ओके, वेरी गुड। तो जालक ऊर्जा वाले कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप ढंग से उसके साथ खेल सकते हो। एकदम बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है, बहुत ही आसान आता है, ढंग से कर सकते हो। बोलो, समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? मचा दोगे ना गदर? ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमने ये चीजें देखी, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। अब EFG Li2O Na2O, यहाँ पर MgO, यहाँ पर देखिएगा ना आप MgCl2, यहाँ पर आप देखिएगा तनिक Al2O3। हाँ जी, जालक ऊर्जा का क्रम बताएं। हाँ जी, लेटिस एनर्जी का ऑर्डर बताएं, जालक ऊर्जा का क्रम बताएं, जालक ऊर्जा का क्रम बताएं। सर झुनझुना बजा रहे हैं, ई वाला गलत कर दिया आपने। अरे यार सॉरी बेटा, गलत कर दिया तो। अरे यार, गैलियम का साइज बेटा एल्यूमिनियम से भी छोटा होता है। आर के मुजफ्फर, एल्यूमिनियम आपने पढ़ा है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, संक्रमण संकुचन पढ़ा है कि गैलियम का साइज बहुत ही ज्यादा छोटा हो जाता है। ठीक है, ओके, हाँ जी, ओके। अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर इनमें बताओ सबसे ज्यादा जालक ऊर्जा, सबसे ज्यादा जालक ऊर्जा सबसे ज्यादा जालक ऊर्जा किसकी है? देखो सब पर आवेश देख लो। यहां पर लिथियम है, देखो लिथियम का कोई भाई है क्या दूसरा? नहीं है। मैग्नीशियम यहां पर भी है, मैग्नीशियम यहां पर भी है। यहां पर -2 है, यहां पर Cl- है, Cl 2 बड़े बड़े Cl है ना। और यहां पर एल्यूमिनियम पर +3 चार्ज है, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, यहां पर सोडियम पर +1 है, यहां पे -2 है, यहां पे +1 है, यहां पे -2 है। तो देखो ध्यान से, सोचो 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 सोचो, देखो ध्यान से यार, आवेश +1 +1 +2 +2 फिर +3, ओहो हो। तो यार यहां पे जरा देखो ध्यान से, क्या यार धनावेश जितना ज्यादा होगा, आवेश देखो, एक यहां पे हमें ये क्रम तो लिखना ही लिखना है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आवेश एवं आकार दोनों में
आवेश ज्यादा प्रभावी कारक होता है, आवेश ज्यादा प्रभावी कारक होता है, मोर डोमिनेटिंग फैक्टर, आकार ज्यादा प्रभावी कारक होता है। ओके, तो जरा देखो ध्यान से, सबसे कम आवेश सबसे कम जालक ऊर्जा, सबसे कम आवेश जालक ऊर्जा सबसे कम, सबसे कम आवेश जालक ऊर्जा सबसे कम, सबसे कम आवेश जालक ऊर्जा सबसे कम। देखो ध्यान से, यहां पर कहा गया लिथियम, और यहां पर जरा देखो ध्यान से, लिथियम पर सबसे कम धनावेश है, लिथियम पर सबसे कम धनावेश है, अर्थात इसका आकर्षण सबसे दुर्बल रहेगा, हाँ या ना। यहां पर सोडियम, अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर सारे कॉन्सेप्ट समझना, बढ़िया है समझना। क्या आपने विकर्ण संबंध पढ़ा था लिथियम और मैग्नीशियम में? क्या हमने ये बोला है कि आकार, लिथियम का आकार मैग्नीशियम के बराबर होता है? बोला था बेटा। लेकिन अगर मैं दोनों पे +1 आवेश लगा दूं तो दोनों का आकार बराबर, लेकिन इस पे +2 आवेश लगा दूं तो ये और छोटा हो गया, हाँ या ना। तो जरा देखो ध्यान से, अगर मैं लिथियम प्लस और Mg2+ की बात करूं तो भैया ये बड़ा है आकार में, इन दोनों का आकार तो बराबर होता है, लेकिन आवेश में तो ये हो गया। जरा देखो ध्यान से, अब इसमें देखो, सबसे, अगर हम देखें सबसे बड़ा धनायन कौन सा है, सबसे बड़ा धनायन कौन सा है, सबसे बड़ा धनायन कौन सा है, मेरे को ये बता दो। धनायन का आकार, धनायन का आकार देखो भाई, यहां पर एल्यूमिनियम पे +3 है, फिर मैग्नीशियम पे +2 है, सोडियम पर +1 है। तो धनावेश घटने पर आकार बढ़ता है, लिथियम ऊपर आता है, सोडियम नीचे आता है। जरा देखो ध्यान, सबसे छोटा है एल्यूमिनियम +3, कहां है सबसे ज्यादा आवेश। फिर इससे बड़ा होना चाहिए मैग्नीशियम 2+, फिर मैग्नीशियम 2+ से ही बड़ा है लिथियम प्लस, भले ऊपर वाले वर्ग में सबसे बड़ा है सोडियम प्लस। धनायन पर जैसे जैसे धनावेश बढ़ता जाता है, आकार घटता जाता है, तो आकार सबसे ज्यादा छोटा इसका होगा। धनावेश बढ़ने पे साइज घटता है ना, ऋणावेश बढ़ने पे साइज बढ़ता है, तो सबसे छोटा धनायन इसका, हाँ है ना। ऋणायन का आकार देखो, अब ऋणायन का आकार देखो, अब O-2 और Cl- में कौन बड़ा कौन छोटा, बता दो। O-2 के Cl-, O ऑक्सीजन दूसरे आवर्त का है, Cl तीसरे आवर्त का है, जैसे ऋणावेश आया और बड़ा आकार हो गया। तो जिसका धनावेश भी छोटा, ऋणावेश भी छोटा, आवेश भी ज्यादा, तो सबसे ज्यादा जालक ऊर्जा किसकी है? सबसे ज्यादा जालक ऊर्जा है बेटा Al2O3 की, क्योंकि इसमें धनायन भी छोटा है, आवेश भी ज्यादा है, ऋणायन भी छोटा है, आवेश भी ज्यादा है। ठीक है, फिर इसके बाद अगला कॉम्बिनेशन बनेगा तो वो मैग्नीशियम का बनेगा, अगला कॉम्बिनेशन बनेगा तो मैग्नीशियम का बनेगा, तो मैग्नीशियम वाले की जालक ऊर्जा अब ज्यादा आएगी। तो जरा देखो ध्यान से, अब मैग्नीशियम में ऑक्साइड भी है, मैग्नीशियम में क्लोराइड भी है, मैग्नीशियम में ऑक्साइड भी है, मैग्नीशियम में क्लोराइड भी है, तो मैग्नीशियम तो दोनों में कॉमन, लेकिन छोटा MgO, ऑक्सीजन तो MgO की जालक ऊर्जा ज्यादा। ठीक है, फिर आ जाएगा आपके पास MgCl2, फिर उसके बाद आ जाएगा आपके पास अब लिथियम वाला, लिथियम का कंपाउंड Li2O, और सबसे Na2O लास्ट में, हाँ या ना। तो जरा ये सीक्वेंस पर एक बार नजर मार लो, Na2O की जालक ऊर्जा सबसे कम, Al2O3 की सबसे ज्यादा। ठीक है, ठीक है, कहीं पे कोई दिक्कत, कहीं पे कोई दिक्कत? एक बार ठंडे दिमाग से सोच लो, टेक योर टाइम, दिमाग को एकदम बूस्ट करो और सारी चीजें क्लियर करो। जिसपे धनावेश भी ज्यादा, ऋणावेश भी ज्यादा, उसकी जालक ऊर्जा ज्यादा। तो Al2O3 ऐसा कंपाउंड है जिसमें धनावेश भी ज्यादा है, ऋणावेश भी ज्यादा है। फिर उसके बाद यहां पर +2 धनावेश और -2 ऋणावेश, यहां पे सबसे ज्यादा +3 वाला, फिर ये +2 वाला, फिर यहां पर ये क्लोरीन बड़ा आकार का हो गया बेटा। ठीक है, और फिर यहां पे Li2O,
से बड़ा है Na+। जितना बड़ा धनायन होगा ना फिर जालक ऊर्जा कम हो जाएगी। देखो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। यहां पर आपको मैंने अलग से बता दिया धनायन का आकार, ऋणायन का आकार, फिर आप समझ जाना, थोड़ा दिमाग लगाना कर लोगे। हाँ जी, तो जालक ऊर्जा का क्या क्रम होता है ये हमने समझ लिया। तो जरा देखो ध्यान से, यहां पर आवर्ती विचलन Le का आवर्ती विचलन, Le का आवर्ती विचलन, Le का आवर्ती विचलन, लेटिस एनर्जी का आवर्ती विचलन क्या होता है? तो बहुत ही सिंपल है, लेफ्ट टू राइट, बाएं से चले दाएं, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, और टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे। अब बच्चों बताओ, बाएं से दाएं चलने पर क्या आकार में कमी आती है? तो जालक ऊर्जा बढ़ती है। वेरी गुड। लेफ्ट टू राइट चलने पर बेटा लेटिस एनर्जी बढ़ती जाती है। ठीक है, ओके। क्योंकि आयन क्योंकि बहुत ही कम बनते हैं ना, इसलिए। तो अगर अपन देखो, पहले वर्ग पर आवेश +1, दूसरे वालों पे +2 और 13वां वाले पे +3, तो धनावेश बढ़ता जा रहा है, तो जालक ऊर्जा बढ़ती है। ऊपर से नीचे आएंगे तो आकार बढ़ता जाता है, जालक ऊर्जा घटती जाती है। ठीक है, ऊपर से नीचे आने पर लेटिस एनर्जी घटती जाती है। तो ये बात भी आप नोट डाउन कर ले, काम आएगी आपके बहुत अच्छे से, काम आएगी बहुत अच्छे से, काम आएगी बहुत ही अच्छे तरीके से। वेरी गुड बेटा। ठीक है, लेटिस एनर्जी इंक्रीज होगी, लेफ्ट टू राइट चलने पर, टॉप टू बॉटम चलने पर डिक्रीज होगी। तो जालक ऊर्जा भी हमारा क्लियर हो गया। ओके सर, ऑक्सीजन का आकार बड़ा नहीं होगा? अरे बेटा उससे ही बड़ा राज क्लोरीन, क्लोरीन आवर्ती, कोश ही बदल गया ना, कोश ही बदल गया, अगले कोश का है, उस पर भी तो ऋणावेश है, तो और बड़ा हो जाएगा। हाँ जी, अब जालक ऊर्जा क्या होती है वो समझ लिया, जालक ऊर्जा कौन से कारकों पे डिपेंड करती है वो समझ लिया। जालक ऊर्जा सर ई वाला क्वेश्चन रोंग है, एल्यूमिनियम का आकार बड़ा होगा गैलियम से। बिल्कुल बेटा, एल्यूमिनियम तो बड़ा साइज का होता है। शबाना जी, आपको मैंने संक्रमण संकुचन पढ़ाया था, उस संक्रमण संकुचन में साफ साफ बताया गया था, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि गैलियम का आकार एल्यूमिनियम से छोटा होता है। ये तो पहले ही छोटा है, इस पे +3 आवेश लगाया, इससे +3 आवेश आ गया, तो ये तो और छोटा हो गया। क्लियर हो गया? ओके, तो अब जरा देखो ध्यान से, हाँ बड़ा है क्लोरीन। अब जरा देखो ध्यान से यहां पर आगे, अब आगे तो हमने ये समझ लिया। अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर अगला कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, बोर्न हेबर चक्र, बोर्न हेबर चक्र, बोर्न हेबर साइकिल। जालक ऊर्जा की गणना कैसे की जाती है? जालक ऊर्जा की गणना कैसे की जाती है? अरे सही तो बताया है, उसका आकार छोटा है ना, तो छोटा आकार वाले की जालक ऊर्जा ज्यादा रहेगी ना शानू भाई। कौन सा क्वेश्चन रिपीट कर दूं? ये वाला क्वेश्चन बेटा खुद दिमाग लगाना थोड़ा सा, आप खुद कर लोगे। इतना तो एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पे पूरा बोर्ड भर के। अब जरा देखो ध्यान से, बोर्न हेबर चक्र। अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, थोड़े देर में आपके कमेंट रोकूंगा और आगे थोड़ा सा यहां पर कंसिस्टेंसी के साथ चीजों को समझाऊंगा तो समझ में आएगी। बोर्न हेबर चक्र, जरा देखो ध्यान से, बोर्न हेबर चक्र क्या है? बोर्न हेबर वैज्ञानिकों के नाम है। इन्होंने क्या किया, इसकी मदद से बेटा हम जालक ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। जालक ऊर्जा की गणना, बोर्न हेबर चक्र की मदद से हम जालक ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। तो बोर्न हेबर चक्र क्या है?
बोर्न हेबर चक्र एक ऐसा चक्र है जो कि किसी आयनिक यौगिक के निर्माण, कोई भी आयनिक यौगिक हुआ, जैसे कि मान लो मैंने कुछ भी यौगिक बना दिया है ना, आयनिक यौगिक, उस आयनिक यौगिक के दौरान जो भी ऊष्मा परिवर्तन हुआ है, आयनिक यौगिक का निर्माण हुआ, तो उस आयनिक यौगिक के निर्माण के दौरान जो भी ऊष्मा परिवर्तन हो रहा है, जो भी ऊष्मा परिवर्तन हो रहा है, तो ऊष्मा में परिवर्तन, एंथैल्पी में परिवर्तन, आयनिक यौगिक का निर्माण हुआ, उसका संभवन हुआ, तो उसको बोला जाता है संभवन की एंथैल्पी। तो उस आयनिक यौगिक के संभवन की एंथैल्पी अर्थात निर्माण की एंथैल्पी को हम आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता, जालक ऊर्जा, बंध वियोजन ऊर्जा, उनसे संबंधित कर सकते हैं इस चक्र के जरिए। मतलब बोर्न हेबर चक्र एक ऐसा चक्र है जो किसी आयनिक यौगिक के संभवन की एंथैल्पी को जालक ऊर्जा, परमाणुओं की आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, बंध वियोजन ऊर्जा आदि से संबंधित करता है। थोड़ा सा इसमें लिखिए, बोर्न हेबर चक्र, बोर्न हेबर चक्र, बोर्न हेबर चक्र, बोर्न हेबर चक्र किसी आयनिक यौगिक के संभवन, अब संभवन का मतलब होता है बेटा फॉर्मेशन, संभवन का मतलब होता है निर्माण, संभवन की एंथैल्पी मतलब ऊष्मा की एंथैल्पी परिवर्तन को जालक ऊर्जा, परमाणुओं की आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता, और इसके अलावा इलेक्ट्रॉन बंधुता के अलावा क्या आता है, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा और बंध वियोजन ऊर्जा आदि से संबंधित करता है। ओके, जरा देखो ध्यान से कैसे। अब यहां पर मैं आपको बताता हूं कैसे। हाँ जी, संबंधित करता है, हाँ जी संबंधित करता है। टेस्ट में क्या आएगा भाई, बता चुका हूं ना, बार बार थोड़ी ना बताऊंगा टेस्ट में क्या आएगा। अरे अभी समझ में आएगा, इसीलिए मैंने तुरंत लिखवा दिया। मैंने ये भी पूछेंगे क्या है, पहले लिखवा दो इनको चुपचाप। जरा देखो ध्यान से, बोर्न हेबर चक्र क्या होता है, एक ऐसा चक्र। सर ये तो कोर्स में है ही नहीं, ये फिर क्यों, किसने बोला, देख तुम्हारे नीट के एग्जाम में, ठीक। हाँ जी, जरा देखो ध्यान से, जालक ऊर्जा की गणना। अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर क्या है, ये उदाहरण देके समझाता हूं। जैसे कि NaCl का निर्माण हो रहा है, NaCl का निर्माण। अब आपसे बोला जाए कि यार सत्यम 11th में पढ़ा था, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। संभवन मतलब कोष्टक में क्या लिखा हुआ है, संभवन का मतलब क्या लिखा हुआ है कोष्टक में, निर्माण। संभवन का मतलब होता है निर्माण। कैसे कैसे बच्चों, तुम्हारे लिए पहले से लिख दिया, फिर भी पूछ रहे संभवन का मतलब क्या होता है। अरे सब्र नहीं है जिंदगी में, थोड़ा सब्र रखा करो ना भाई, बिल्कुल ही अंगारों पे नाच रहे हो, ठीक है। हाँ जी, NaCl का निर्माण। अब NaCl का निर्माण, जैसे कि आपसे बोल दूं मैं कि NaCl का निर्माण करो, तो तुम क्या करोगे, एक तो सोडियम है, क्लोरीन है, तो सोडियम लाओगे। सोडियम कैसा होता है, ठोस। सोडियम कैसा होता है, ठोस। आप सोडियम लेकर आए, सर मेरे को सोडियम का टुकड़ा मिल गया, अब मैं बोलूं क्लोरीन लेके आओ, तो क्लोरीन क्या लेके आओगे, क्लोरीन तो गैस होती है,
लेकिन ये तो जुड़ी हुई होती है, Cl2 गैस। आप ये लेके आए, तो आप ये दोनों लेकर आ गए। इन दोनों से मिलाकर के क्या बनाना है आपको? NaCl बनाना है। अब NaCl खुद अपने आप में क्या होता है? ठोस। खुद अपने आप में क्या होता है? ठोस। तो इस सोडियम के टुकड़े और इस क्लोरीन गैस के अणु के मिलने से ये NaCl बना होगा। तो इसके निर्माण के दौरान टोटल एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन, F का मतलब फॉर्मेशन, निर्माण, यहां पर ये है संभवन की ऊष्मा, ये है संभवन की ऊष्मा, डेल्टा HF, ये है संभवन की ऊष्मा। अब जो भी हुआ होगा, जैसे कि आपकी शादी हुई, तो आपके भाई जैसे किसी की शादी हुई कि भैया शादी में यार 12 लाख का खर्चा हो गया यार, जो टोटल खर्चा है वो है 12 लाख। अब 19-20 ऊपर नीचे तो हो ही सकता है ना, लेकिन 12 लाख कैसे? कि यार 5 लाख तो इसमें लग गया, 5 लाख गहने बनाने लग गया, 5 लाख खाना वाने में, ऐसे लग गए। तो ये तो कुल ऊष्मा है। अब हर एक खर्चा बताना पड़ेगा ना, तो जरा देखो ध्यान से, सोडियम ठोस अवस्था में है, सोडियम ठोस अवस्था में, तो ठोस से इसको गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सोडियम गैसीय अवस्था में ही तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा लल्ला। तो इसको सोडियम ठोस को सोडियम गैस में ले जाना पड़ेगा। तो यहां पे ऊष्मा लगेगी कि नहीं लगेगी? यहां पे ऊष्मा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी। तो यहां से ठोस से गैस में कन्वर्जन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो ऊर्ध्वपातन के लिए इस्तेमाल ऊर्जा ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, तो डेल्टा H ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन, समझ में आया? तो ऊर्ध्वपातन की एंथैल्पी यहां ये हमें देनी पड़ी, ओके। तो सोडियम गैस में आ गया। अब गैस में आने से मतलब नहीं है तू इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा है, नहीं निकाल रहा, ले अभी निकालेगा एक इलेक्ट्रॉन, इसको दो ऊर्जा दो, इसको फट से निकाल रहा हूं बाबू साहब, इसने ये इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। इस दौरान काम आने वाली ऊर्जा डेल्टा H आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो ये Na गैस में आ चुका है और इलेक्ट्रॉन त्याग करके गैसीय धनायन बना चुका है। क्या धनायन बन चुका है? वेरी गुड। अब जरा देखो ध्यान से, क्लोरीन भैया को बात करते, इधर आओ, देखो तुम इधर आओ, तुम इधर आओ। हमें चाहिए Cl2 में से, इसमें कितने Cl है? 2 Cl है। यहां इसमें कितने Cl है? 1। इसमें कितने? 2। पहली बात तो देखो, तुम ऑलरेडी गैस में हो, तो हमें गैस में कन्वर्ट करने के लिए तुम्हें ऊर्जा देनी नहीं पड़ेगी, लेकिन हमको तो एक क्लोरीन चाहिए। तो हमें क्या क्लोरीन क्लोरीन के बीच का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। बॉन्ड तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो कहीं ना कहीं, और यहां एक क्लोरीन है तो 2 में से 1 क्लोरीन चाहिए। तो पहली बात तो यहां से 2 परमाणु मिलेंगे, बंध तोड़ने के बाद उनमें से 1 परमाणु चाहिए। और 2 परमाणु कैसे मिलेंगे? बंध तोड़ने के लिए ऊर्जा डेल्टा H डिसोसिएशन एनर्जी, बंध वियोजन ऊर्जा, बंध वियोजन ऊर्जा ये भी देनी पड़ेगी। तब जाकर के 2 में से हमको 1 क्लोरीन मिल गया, जो कि सीधा सीधा गैसीय अवस्था में था। अब अब हम इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं इसका। ये इलेक्ट्रॉन त्यागा, इसने वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और क्लोरीन ऋणायन बना लिया। तो अब यहां पर जब कोई उदासीन गैस से परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो निकलने वाली ऊर्जा को क्या कहा जाता है? EA, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो ये धनायन बन गया, ये ऋणायन बन गया। क्या धनायन अकेला रहेगा? क्या ऋणायन अकेला रहेगा? नहीं, इनको तो मिलना है, बेचैन है। क्लियर है? ओके, इस धनायन को इस ऋणायन से मिलना पड़ेगा, तभी तो NaCl ठोस बनेगा। तो जब 1 मोल धनायन 1 मोल ऋणायन के साथ मिलेगा तो कौन सी ऊर्जा निकलेगी? तो कौन सी ऊर्जा निकलेगी? तो कौन सी ऊर्जा निकलेगी? लैटिस एनर्जी। जब यह धनायन इस ऋणायन के साथ मिलेगा और इस कंपाउंड में जाएगा तो यहां पर ये धनायन जब इस ऋणायन के साथ मिलेगा तो यहां पे एक ऊर्जा निकलेगी, उस निकलने वाली ऊर्जा को बोलते हैं लैटिस एनर्जी। तो भैया टोटल इतना खर्चा हुआ, कुछ यहां पे
हमें देना पड़ा, यहाँ पे भी देना पड़ा, यहाँ पे भी देना पड़ा, यहाँ उल्टे हमारे पैसे उन्होंने माफ कर दिए। एलवाई जी ने बढ़िया थे यार, कल रख लो यार, आप तो घर के आदमी हो। यहाँ ऊर्जा निकल गई, यहाँ ऊर्जा निकल गई, टोटल ऊर्जा इतनी। तो जरा देखो ध्यान से, तो डेल्टा एच एफ NaCl की संभवन की जो कुल ऊर्जा है वो सब प्रकार की ऊर्जाओं का योग रहेगी। सबसे पहले डेल्टा एच ऊर्ध्वपातन चिन्ह, क्वेश्चन में बेटा चिन्ह दिया जाएगा, आपको टेंशन नहीं, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा प्लस फिर यहां पर, अच्छा सुनो देखो ध्यान से, 1/2 क्यों किया, क्योंकि 2 में से 1 क्लोरीन चाहिए ना पगले। हाँ जी, ये तो NaCl के लिए था, हर एक परमाणु के, हर एक अणु के लिए अलग अलग होगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे कि मैग्नीशियम होता तो वो तो 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। अगर यहां पे बेटा मैग्नीशियम होता तो मैग्नीशियम के बाह्यतम कोश में 2,8,2 बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते मैग्नीशियम के, तो इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकलवाने पड़ेंगे। मैग्नीशियम होता तो 2 बार ऊर्जा देनी पड़ती। IE1 पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, IE2 पहला इलेक्ट्रॉन निकाल के प्लस में 1 में चला गया, फिर वो 1 बार ऊर्जा और दो, इसको नहीं मान रहा है, Mg2 प्लस में गया। हाँ या ना? तो आपको ठंडे दिमाग से सोचना है, अणु क्या दे रखा है, कुछ भी दिया जा सकता है पेपर में, कुछ भी दिया जा सकता है। सर आपने तो ये पढ़ाया था, पेपर में ये आ गया, तो मैं बोल रहा हूं खुद, आपको अणु देख करके काम करना है। समझ में आ गया? इसकी जगह NaCl की जगह MgCl2 ले लेते तो हमको तो दोनों के दोनों क्लोरीन चाहिए थे, तो यहां पर 1/2 नहीं लगाना पड़ता, दोनों के दोनों क्लोरीन चाहिए MgCl2 में, तो बस केवल तोड़ना था, 1/2 नहीं करते, तोड़ना था 1/2 नहीं करते। डिपेंड करता है कि आपको बनाना क्या है। मुझे मैग्नीशियम आयन चाहिए, बन जाएगा भैया, सोडियम मैग्नीशियम गैस से परमाणु बनाया, फिर 2 बार ऊर्जा दी, ये मैग्नीशियम प्लस 2 आयन बन गया। ठीक है, अब क्लोरीन 2 क्लोरीन है, उसमें भी 2 ही है, दोनों के दोनों चाहिए, मतलब बंद तोड़ दो, 1/2 मत करो उसका, बंद तोड़ दो, 1/2 मत करो, तो कट डेल्टा एच डिसोसिएशन ये हो गया। फिर इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा दे दो, खत्म बात, तो यहां पे आ जाएंगे। ठीक है, 2 CLA दोनों के लिए ऊर्जा को जोड़ना पड़ेगा ना, 2 बेटे हैं, दोनों की शादी होगी ना, हाँ या ना, एक की करवाएगा क्या? क्लियर? ओके, खट से बन जाएगा, फिर यहां पे आ गई कहानी। तो जरा देखो ध्यान से, हर एक बात को आपको क्लियर, कुछ समझ नहीं आया थोड़ा दिमाग लगाएगा तो आ जाएगा बेटा। हाँ जी, तो डेल्टा एच ऊर्ध्वपातन हो गया, प्लस डेल्टा एच आयनन ऊर्जा ये देनी पड़ती है, प्लस 1/2 डेल्टा एच बंद वियोजन ऊर्जा ये देनी पड़ती है। EA निकलती है, क्वेश्चन में ऑलरेडी चिन्ह माइनस के साथ दिया जाएगा, बस तुम्हें रखना है। LE लेटिस एनर्जी निकलती है, क्वेश्चन में माइनस के साथ दिया जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये हमारे पास एक यहां पर ये आ गया। इसकी मदद से बेटा अगर सब कुछ समझ में आ जाएगा, तमन्ना किसकी करोगे? केमिस्ट्री सबसे टफ लगता है। अरे नहीं यार बेटा, मेरे नाम में ही केमिस्ट्री है ना, कामेस्ट्री। ठीक है, ठीक है, हाँ जी, कहाँ है केमिस्ट्री? ठीक है, ओके, तो यार आप सब बच्चे बढ़िया से पढ़ो, इजी है भाई, इजी है, केमिस्ट्री आसान है, बस तुम्हारे दिमाग की बत्ती एकदम लुल हो जाती है, इसमें चलती ही नहीं है, पता नहीं क्यों। ठीक है, ओके, केमिस्ट्री आसान है बेटा, ऐसा मुश्किल नहीं है, इतनी मुश्किल नहीं है भाई। अभी मंगल ग्रह पे मंगलयान भेजा तो वहां फिजिक्स लगी, अब वहां ढूंढेगा केमिस्ट्री लगेगी, हाँ है ना? साइंस के बिना सब कुछ अधूरा है। मंगलयान पे लग गया, फिजिक्स लगा करके चला गया हो, अब तो वहां केमिस्ट्री लगानी पड़ेगी उसको कि कौन से मिनरल है, कौन से खनिज तत्व हैं, यहाँ पे बर्फ है कि क्या है,
पता तो लगाएगा, केमिस्ट्री तो काम आएगी वहां पे, बताना क्या काम आएगी, समझ में आया? ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यहां पर आपको ये पता हो, 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 तो आप जालक ऊर्जा ज्ञात कर सकते हो। अगले लेक्चर में इस पे क्वेश्चन कर लेंगे ताकि आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, बढ़िया से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो जो बच्चे पढ़ लिए हैं बढ़िया से, अच्छे से अगली क्लास में रिवाइज करके आए, इसके क्वेश्चंस करेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक होगा बेटा आपका, नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका वियोजन, सॉरी, जल योजन ऊर्जा, जल योजन ऊर्जा, जल योजन ऊर्जा, ये नेक्स्ट टॉपिक होएगा। और साथ के साथ बच्चों मैं आपको ये बता दूं कि यार कुछ बच्चे बोल रहे थे, अभी एक बच्चा बोल रहा था कि सर आप क्वेश्चन डिस्कस कर लिया करो। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, कुछ टाइम कभी कभी ऐसा करेंगे कि क्वेश्चन डिस्कशन का भी रख लेंगे, क्योंकि वो भी जरूरी है, कर लेंगे। ठीक है, जबकि तुम्हें क्वेश्चंस ऐसे दिए जाते हैं जिनका वीडियो सोल्यूशन भी होता है, फिर भी नहीं करते हो। ठीक, ओके। 1/2h कैसे हुआ, कहां हुआ? अरे 1/2 भाई, यार तुम सुनते कम हो बेटा। 2 क्लोरीन है, हमको 1 चाहिए ना, यहाँ 2 क्लोरीन है, टूटेंगे तो 2 क्लोरीन मिलेंगे, हमको 1 चाहिए, इसलिए 1/2 किया, टोटल परमाणुओं का 1। ठीक है, ओके, ठीक। तो अपन क्लास का टाइम बता दो, वही 7:30 बजे बेटा क्लास का टाइम, 7:30 बजे। हरिओम पाटीदार साहब, कोई बात नहीं बेटा, पढ़ो, सब समझ में आएगा। ठीक है, ओके। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, थैंक यू। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक था, याद रखना। ठीक है, आज चंद्रयान 3 लैंड हुआ था मून की सरफेस पर, और सबसे पहले लॉन्चिंग किस दिन हुई थी? 14 जुलाई को, मेरे बर्थडे के दिन। ठीक है, और लैंड कब हुआ था? जब दोनों बैच केमिस्ट्री के मर्ज हुए थे, उस दिन। ठीक है, तो कभी नहीं भूलोगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।